व्हाट इज हैपनिंग इन निफ्टी राइट नाउ, स्टॉक मार्केट में जो भी हो रहा है शायद आज तक कभी नहीं हुआ। जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हम यूज करते थे वो अब खत्म होती जा रही है। एक बात समझना, ये स्टॉक मार्केट डिस्काउंट कम और स्ट्रक्चरल इशू ज्यादा बन गया है और इसका मेन रीजन है कि हमारे पास अब कुछ है ही नहीं ऑफर करने के लिए। निखिल कामत ने ये पोस्ट डाली थी लिंक्डइन पे कि भाई इंडिया में एक स्ट्रक्चरल इशू है, ऑयल शॉक लग रहा है एंड अब करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है तो एफआईआईज रुकेंगे क्यों, तो उनको तो बाहर ही जाना था। एंड एक्सपोज भी हो गया है इंडिया कि भाई हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर एंड अमेरिका की सारी बातें माननी पड़ रही है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम रशिया से भी ऑयल नहीं खरीद पा रहे, हमें वेनेजुएला से ऑयल खरीदना पड़ रहा है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? एज एन इन्वेस्टर राइट नाउ इट इज योर ड्यूटी टू थिंक कि भाई ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है या स्ट्रक्चरल इशू है इकोनॉमी में, मतलब इज इट वर्थ इवन इन्वेस्टिंग। राइट नाउ निफ्टी इज एट 23,500 जो भी लेटेस्ट क्लोज हुआ है एंड ये लगभग लास्ट 2 इयर्स में 0% रिटर्न्स है एंड इसमें करेंसी डेप्रिसिएशन जोड़ोगे 12% का लास्ट 2 साल का, तो नेगेटिव 12% रिटर्न है अगर आप डॉलर टर्म्स में बात करोगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऑल टाइम लो भी नहीं है, इससे नीचे और जा चुका है 22,300 पे एंड द चांसेस आर कि और नीचे जा सकता है बिकॉज कैपिटल आउटफ्लो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे टाइम में इट इज नॉट रियली एडवाइजेबल कि भाई पागलों की तरह एसआईपी करते जाओ या बाय ऑन डिप करते जाओ। बहुत से लोग एसआईपी रोक भी रहे होंगे, बट लेट मी टेल यू एज एन इन्वेस्टर कौन कौन से सेक्टर्स अब आपको ध्यान में रखने चाहिए एंड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है फॉर मैच्योर बायर्स या वो लोग जो मल्टी बैगर रिटर्न्स ऐसे टाइम में बना सकते हैं। एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ ये भी मैं आपको बताऊं। सो सबसे पहला निफ्टी अभी 15% बिलो चल रहा है पीक से 26,000 से। क्रूड ऑयल $114 पर बैरल का हो गया है जो 60 का 70 का हुआ करता था, इसमें भी प्रॉब्लम ही चल रही है एंड हमें महंगा खरीदना पड़ रहा है। एंड क्योंकि हमको महंगा खरीदना पड़ रहा है तो ऑयल कंपनीज पे जोर पड़ रहा है। जब कोविड में बहुत सस्ता था तब ऑयल कंपनीज पे जोर नहीं पड़ रहा था, तब भी पब्लिक पे ही पड़ रहा था, बट दैट्स हाउ इट इज। द गवर्नमेंट वांट्स टू सेव मोर, द गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट अ बिगर सरप्लस ऑफ ट्रेजरी टैक्स रेवेन्यू बिकॉज आने वाला टाइम खराब है, इससे यही पता चलता है। अब एक थोड़ा सेक्टरल एनालिसिस करके देता हूं मैं आपको। डिफेंस इज द ओनली सेक्टर जो ऑब्वियसली अभी बढ़ा है। उसका कारण है वॉर के टाइम पे डिफेंस वाले सेक्टर बढ़ जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए डिफेंस में, और वेपन्स एंड अलग अलग तरीके की चीजें रेडार वगैरह खरीदे जाते हैं, दैट इज ओके। बट लुक एट दी अदर सेक्टर्स। सबसे पहला हम बात करते हैं आपका आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर की प्रॉब्लम क्या है? -25%, आईटी बीज -25% पे ट्रेड कर रहा है एंड बड़ी बड़ी कंपनी टीसीएस, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, इन्फोसिस ये सब बैंड बजी पड़ी है, अभी भी ऑल टाइम लो जाते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज कि इनकी गाइडेंस वीक है। इनका 50-55% रेवेन्यू जो डिपेंडेंट था यूएस के क्लाइंट्स पे अब वो एआई पे शिफ्ट हो रहा है, तो मात्र इसका आधा या उससे कम रह जाएगा, मतलब गाइडेंस ही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। एआई कंपनीज के बाद सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में एआई के डेटा सेंटर्स बनाए जाए और वो कर भी रही है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि सस्ते डेटा सेंटर, जमीन तो फ्री में दे देगी सरकार और डेटा सेंटर बना के उनको दे सकते हैं। दैट वे आईटी सेक्टर कैन मेक मनी, बट देयर इज अ स्ट्रक्चरल डिप आल्सो। एआई की वजह से गाइडेंस वीक है, लो रेवेन्यू, लो प्रॉफिट्स, एंड उसकी वजह से होगा क्या कि बहुत से लोग अब एआई टूल्स पे शिफ्ट कर रहे हैं। नारायण मूर्ति जी की कंपनी की किसी को जरूरत नहीं है एंड वैसे भी अंडरपेड इंजीनियर से सस्ते में काम कराते थे, बट वो और सस्ते में एआई कर रहा है। तो अभी फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स एटलीस्ट FY 26, 27, 27, 28 तक चीजें इंप्रूव नहीं होने का चांसेस है, बिकॉज एकदम से आप एआई में स्ट्रक्चरल शिफ्ट एकदम से नहीं होगा, एकदम से एआई डेटा सेंटर नहीं बन जाएंगे, एकदम से हमें यूएस क्लाइंट्स वो नहीं मिल जाएंगे जो एआई डेटा सेंटर पे हमें रेवेन्यू दे दे। हमें बनाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको सर्विस देनी पड़ेगी, हमें प्रूव करना पड़ेगा हम बाकी दुनिया से अच्छा काम कर रहे हैं, तब जाके हमारा फायदा होगा। उसमें 1 से 2 साल लगेंगे, तो लगेंगे बहुत ईजिली। तो नेक्स्ट 2 इयर्स तो बहुत दिक्कत दिख रही है आईटी में। तो इट इज बेटर जो आपने खरीदा है उसको पैनिक सेल मत करो और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मत अपनाओ आईटी सेक्टर में। इट इज ओके। आई विल टेल यू एग्जैक्टली वीडियो के एंड में कि कैसे आपको, अगर आपका पोर्टफोलियो भी लाल में है, -5, 10, 20% पे है, तो आपको क्या करना चाहिए सो दैट इट जो कि ये बहुत जल्दी ग्रीन में हो जाए। और एक हैक भी आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में व्हाट आई एम डूइंग। फिर आता है सेकंड, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर की प्रॉब्लम ये है, ऑटो सेक्टर को 2 चीजों पे डिपेंडेंसी है। एक तो ऑयल शॉक, अपना पेट्रोल डीजल, और दूसरा है कि मोदी जी ने अभी अभी मार्केट खोला इंडिया का। यूरोप से 115% की ड्यूटी धीरे धीरे ग्रेजुअली 15% की ड्यूटी पे आ जाएगी। तो उससे हुआ क्या है, महिंद्रा, टाटा, इन सब की जो गाड़ियां हैं, जो लो क्वालिटी व्हीकल्स ये बनाते थे बहुत ही आउटरीचियस प्राइस में, अब वो आपको गिरती दिखेगी। वाई? विनफास्ट जैसी कंपनी आप देख ही रहे हो कितने इजीली आ रही है, BYD जैसी कंपनी इंडिया में आ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। इनकी क्वालिटी ऑफ द मटेरियल इज वे मच बेटर देन टाटा और महिंद्रा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको दिख रहा है ऑटो सेक्टर भी गिर रहा है। एक तो ऑयल पे तो डिपेंडेंसी है ही है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको पिवट लेना है तो एकदम से तो नहीं होगा। टाटा महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चिप्स की भी शॉर्टेज है, बैटरी सेल्स की भी प्रॉब्लम आएगी।
तो सारा तो 100% हम कर नहीं सकते पेट्रोल से ईवी व्हीकल्स पे, क्योंकि ईवी व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर जो चार्जिंग इंफ्रा है वही नहीं क्रिएट हुआ है इंडिया में, इतना अच्छा नहीं हुआ है। इफ मोदी जी कल आते और बोलते हर पेट्रोल पंप को मैंडेटरी है 2 पब्लिक चार्जर लगाने की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, तो देख लो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हाथ की हाथ सुधर जाएगा। तो पर ये बहुत कम होना है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑयल अभी मैनेज हुआ है पब्लिक सेक्टर कंपनीज के थ्रू, और जो चार्जर्स इंस्टॉल हुए हैं वो प्राइवेट कंपनीज इंस्टॉल करी, तो बहुत ज्यादा लॉबिंग होगी और ये शायद होने नहीं दिया जाएगा जितना मुझे लगता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा सेक्टर इंडिया का, सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर, सबसे अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर, लो एनपीएस, हाई प्रॉफिट्स, हाई रेवेन्यू, सारा बैंक का क्लीन अप हो गया है, पीएनबी का जो भी फ्रॉड हुए थे पुराने टाइम में सब क्लीन अप हो गए हैं, एंड इतना ज्यादा कंट्रोल्ड, इतना ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर है ये आरबीआई के थ्रू। सो इसमें गलत काम होने की चांसेस बहुत कम है और बहुत ग्रोइंग सेक्टर है। एंड अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने ECLGS करके एक नई क्रेडिट लाइन बोली है कैपिटल बढ़वाने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़वाने के लिए। वाई? जो भी लोगों का 31 मार्च 2026 तक जो भी लिमिट ले रखी थी जिस भी कंपनी ने, MSME ने, उसका 20% फ्री, कोलैटरल फ्री आपको गवर्नमेंट दे रही है। इंटरेस्ट लगेगा पर कोलैटरल फ्री है। दैट मीन्स कि आपको एक तरह से कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिल रहा है, पैसा लगाओ और मार्केट में सर्कुलेट करो। तभी तो मोदी जी बोल के गए हैं सोना मत खरीदो, क्योंकि लोग पैसा सोने में लगा के घर पे रख लेते थे। इस वजह से नई क्रेडिट लाइन इश्यू हो रही है। और जो भी प्राइवेट बैंक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इनका प्राइस टू बुक रेशियो सिर्फ 2 का है एंड पी इनका 15-16 पे चल रहा है, जबकि इनके प्रॉफिट्स एकदम हाई पे हैं। जो IT सेक्टर है, फार्मा इंडस्ट्री है, ये सब भाई 5 to 10 का PB कमांड करते हैं, बट बैंकिंग सेक्टर की खास बात है बहुत ही डिस्काउंटेड है अभी। सो इट इज अ वेरी गुड प्लेस टू बाय। In fact, I am also buying HDFC Bank and ICICI Bank. Now let's talk about the healthcare sector of India. Healthcare sector is a kind of a tourism sector also, because बाहर से लोग आते हैं। इंडिया का हेल्थ बहुत सस्ता है, वैसे तो बहुत महंगा है, पर कंपैरेटिवली बाहर के देशों से बहुत सस्ता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट बाहर से भी लोग आते हैं इंडिया में हेल्थ केयर अपने इलाज वगैरह करवाने। एंड इट इज ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज इससे रेवेन्यू आउटफ्लो आता है बाहर से इंडिया में, एंड हॉस्पिटल्स का सेक्टर ग्रो करता रहता है। तो कुछ एक हॉस्पिटल्स है या कुछ ग्रोइंग हॉस्पिटल्स है, जैसे मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो हॉस्पिटल्स है, ये सब हॉस्पिटल्स का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू सब हाई पे है। सो हेल्थ केयर इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो कि के शेप्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ता रहता है, बिकॉज हेल्थ केयर में रेवेन्यू ज्यादा होता है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, एंड बहुत से लोग जो पैसे वाले लोग हैं ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं अच्छे हेल्थ केयर पे। तो के शेप्ड इकोनॉमी वो होती है कि एक इकोनॉमी में 2 तरीके के लोग काम करते हैं, एक जो रिच है वो रिच होता जाता है, पुअर है जो पुअर होता जाता है। तो अभी के शेप्ड इकोनॉमी में ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर जिसको मैं बोल रहा हूं, और एक बैंकिंग सेक्टर, ये 3 सेक्टर हैं जो ऊपर के हाथ को डिनोट करते हैं। नीचे में FMCG सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर बहुत ज्यादा हेविली कैपिटल पे रिलायंट है, और कंजम्पशन क्योंकि कम हो जाएगा नीचे वाले लोगों का, जो कम कमाते हैं, कम लेस पर कैपिटा इनकम की कैटेगरी में आते हैं, उनका कंजम्पशन कम होगा, तो वो आपको दिखेगा। एंड क्योंकि हम के शेप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं विद टाइम, सो इट इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो कि विल हैव टू वॉच आउट फॉर द के शेप्ड इकोनॉमी। जो ऊपर जो इकोनॉमी बढ़ रही है, कौन कौन से सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, उसमें वी हैव टू इवैल्यूएट अ फ्यू कंपनीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको क्या करना चाहिए। सिंपल, जो आपका पोर्टफोलियो चल रहा है उसको चलने दो, उसको हाथ मत लगाओ, ना उसमें पैसे और डालो, ना उसमें कुछ पैनिक सेल करो। स्टार्ट अ न्यू पोर्टफोलियो, एक नया डीमैट बनाओ एंड ट्राई टू पुट मनी ऑन दैट। जो आप नया पैसा लेट से सैलरी से या अपने बिजनेस से कमा रहे हो, एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन द लोएस्ट डिस्काउंटेड सेक्टर्स ऑफ इंडिया, जो कि मैंने बोला हेल्थ केयर एंड ऑटो एंड बैंकिंग। इन 3 सेक्टर्स पे आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन निफ्टी 50 इज वेरी सेफ। गोल्ड सिल्वर का 10 to 20% का एलोकेशन आप लेके चलना राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर अब थोड़ा सपोर्ट पे आ गए हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के बाद अब सपोर्ट लाइन पे आ रहे हैं, एंड गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटिवली अच्छा करेंगे अगर क्राइसिस आ गया तो। सो दिस इज ऑल्सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू पोर्टफोलियो, एंड उस पे मैं पुराने पे नहीं ध्यान दे रहा हूं, बिकॉज एक तो प्रॉब्लम ये है कि वो स्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से कुछ पैनिक सेल नहीं कर सकते। वी डोंट नो कि निफ्टी कब बाउंस बैक कर जाए, कब वापस नीचे आ जाए। कंसोलिडेशन फेज में चलेगा 1-2 साल अभी ऐसे। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम रेड हो या ग्रीन की तरफ बढ़ने लगे, आप उसको रीबैलेंस कर सकते हो, एंड देन यू कैन मर्ज बोथ द पोर्टफोलियोज। दैट विल बी बेटर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसा आपका एलोकेशन होना चाहिए राइट नाउ। 20% शुड बी गोल्ड एंड सिल्वर, 20% 10 to 20% मैं क्रिप्टो बोल रहा हूँ। क्रिप्टो अभी भी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज US डॉलर टर्म्स में, एंड क्रिप्टो बहुत ज्यादा अभी डिस्काउंटेड भी है, थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। 10% भी आप क्रिप्टो मैनेज कर लेते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर आता है आपका 20 to 30% शुड बी US स्टॉक्स, ये होना ही चाहिए, एंड 40% आप इंडियन स्टॉक्स कर सकते हो। 20% इंडियन स्टॉक्स का फायदा ये है कि आपको US डॉलर टर्म्स में आप एक तो खरीद रहे हो, US डॉलर खुद ही बढ़ता जाएगा तो आपका फायदा है। जैसे इन्वेस्ट मत करो, US डॉलर लेके रख लो, उसके वॉलेट में पैसे डाल के रख लो, IND मनी के या फिर टिकर टेप के,
जो भी कंपनीज हैं, जो भी स्टार्टअप्स अभी, जो भी एप्स अभी अलाउ कर रही है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट में, आप सिंपल यूएस स्टॉक्स के वॉलेट में पैसे ऐड करके छोड़ दो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी पैनिक सेल मत करो, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल इशू है इकोनॉमी में, बट इट्स नॉट द राइट टाइम टू सेल। थोड़ा खरीदने का तरीका है, आइडेंटिफाई द चीपेस्ट सेक्टर्स, चीपेस्ट कंपनीज। सब कुछ अभी चीप नहीं है, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं इकोनॉमी में, और वो जब तक सॉल्व नहीं होते, 1-2 साल लगेंगे, तो वो ऐसे ही रहेंगे। निफ्टी खरीद सकते हो, ज्यादा चीजें नहीं समझ आती तो गोल्ड सिल्वर ले सकते हो, इट इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड यूएस स्टॉक मार्केट का ले सकते हो। आई हैव बीन टेलिंग द पीपल 6 से 8 महीने से यूएस स्टॉक्स इज अ गुड मार्केट टू इन्वेस्ट, एंड आई हैव बीन इन्वेस्टिंग एक्टिवली लास्ट 1 साल से, एंड 35% प्लस रिटर्न है अभी राइट नाउ ऑन माय यूएस स्टॉक्स का पोर्टफोलियो। और इंडियन स्टॉक्स की क्या हालत है, -10-12%। दैट इज द एरिया वी आर लिविंग इन राइट नाउ। सो दिस विल बी माय एडवाइस टू यू, सिंपली डाइवर्सिफाई एंड ज्यादा दिमाग मत लगाओ स्टॉक मार्केट में। इट इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। थोड़ा रेड को देखते रहोगे तो बुरा फील करोगे। सो एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो, डोंट ओवर ट्रेड ऑन थिंग्स। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, सी यू सून।